बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है और किस लिए यूज होती है, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, लेक्चर के बकायदा आगाज से पहले आइए जरा एक दफा देखते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के उस कॉन्सेप्ट को जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जस्ट इमेजिन करें, अगर मेरे पास दो स्लिट्स हों और इन दोनों स्लिट्स के सामने एक स्क्रीन हो। अब जब इन दोनों स्लिट्स पर लाइट फेंकी जाएगी तो आप देखेंगे लाइट जो है वो उस स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह का पैटर्न बनाएगा। इसे बोलते हैं, ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। इस पैटर्न में आप देख रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा रोशन हैं, इन्हें बोलते हैं ये मैक्सिमा है। और कुछ जगहों पर आपको डार्कनेस नजर आ रही है, इन्हें बोलते हैं कि ये मिनिमा है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये पॉइंट जो है यहां पर मैक्सिमा क्यों बना है, यहां लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि दोनों स्लिट्स में से जो लाइट निकली है वो जब यहां पर मिली है तो एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के ऊपर आ रहा है। आपको मालूम है, जब दो वेव्स का क्रस्ट आपस में मीट करते हैं तो हमारे पास वो एक दूसरे का इफेक्ट बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि यहां पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। तो फिर अगर इस मैक्सिमा की वजह दोनों वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो फिर हर मैक्सिमा की वजह क्या होगा, दोनों वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना। और अगर हम ये देखें कि ये जो डार्क एरियाज हैं यहां पर हमारे पास डार्कनेस क्यों है, क्योंकि जब लाइट यहां पर मिली तो हमने देखा कि लाइट का जो क्रस्ट है वो दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर आ रहा है, यानी कि क्रस्ट के ऊपर ट्रफ का आना तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की निशानी है। ऐसी सूरत में दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और उसका रिजल्ट ये आया कि हमारे पास यहां पर डार्कनेस है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमा की वजह क्या है, दोनों वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर एग्री करना, और डार्कनेस की वजह क्या है, दोनों वेव्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर एग्री करना। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आपके जहन में कभी यह ख्याल आया कि अगर हम दो स्लिट्स की बजाय एक और स्लिट बीच में एंटर कर दें, यानी कि ये तीन स्लिट्स हो जाएं, तो क्या होगा? अभी तक तो मैंने पैटर्न वही बनाया हुआ है, लेकिन अब ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यही चीज समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अब तीन वेव्स हैं। किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमा बनने के लिए वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एग्री करना जरूरी होता है। स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, वेव्स को छोड़ दें फिलहाल, अगर दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं तो उनका किसी बात पर मुत्तफिक होना या एग्री होना आसान है। लेकिन अगर तीन या चार या पांच लोग एक बात पर डिस्कस कर रहे हो तो पांचों का किसी एक बात पर एग्री होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर तीन एग्री करेंगे तो दो नहीं करेंगे, अगर चार एग्री कर जाएंगे कोई एक नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहां पर जब हम थ्री स्लिट्स की बात करते हैं तो आपको मालूम है यहां तीन वेव्स निकल रही हैं, तो फिर कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, जहां तीनों एग्री करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और यह थोड़ा सा मुश्किल होगा दो स्लिट्स के मुकाबले में। इस वजह से जब हम देखते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का चांस तीन वेव्स के केस में थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्या इफेक्ट आएगा इसका स्क्रीन पर? देखिए, स्क्रीन पर और कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो आपकी फ्रिंजेस हैं उनकी पोजीशन नहीं चेंज होगी, हां मगर उन फ्रिंजेस में दो चेंजेस याद रखिएगा। नंबर वन, वो फ्रिंजेस जो है वो नैरो हो जाएंगी, और नंबर टू, वो फ्रिंजेस जो है वो शार्प हो जाएंगी, उनकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा रोशन होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये फर्क आप लोग नोट कर लें कि नैरो और शार्पनेस का फर्क आ रहा है। और ये देख लें, हमने सिर्फ एक स्लिट ऐड किया, अगर मैं एक और स्लिट ऐड कर दूं अब क्या होगा, अब चार स्लिट्स में से वेव्स निकलेंगी, इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर एग्री करना और मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न है इसकी पोजीशन तो वही रहेगी, लेकिन हमारे पास इनकी जो विड्थ है वो और कम हो जाएगी, ये नैरो हो जाएंगे। और अगर आप यही प्रोसेस रिपीट करें, पांच स्लिट्स कर दें, तो फिर आप देखेंगे कि हमारा जो पैटर्न है वो बनेगा तो सही बिल्कुल वैसे ही, लेकिन अब जो हमारे पास मैक्सिमा है वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा। अभी तक तो मैंने सिर्फ पांच स्लिट्स ऐड किए और आप देख रहे हैं शार्पनेस कितनी ज्यादा होगी है। तो जरा इमेजिन करें, अगर मेरे पास यहां पर बहुत सी स्लिट्स हों
तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा स्लिट्स की तादाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मेरे पास ये जो पैटर्न बनेगा ना डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, इसमें जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो बहुत नैरो हो जाएंगी और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ब्राइट हो जाएंगी, वाजे हो जाएंगी। ये जो हमारे पास मटेरियल है ना जिसमें बहुत से सुराख हैं, ये कहां से आएगा? ये 2 स्लिट या 3 स्लिट नहीं है, ये तो थाउजेंड्स ऑफ स्लिट्स हैं। ये मैं आपको बताता हूं ये कहां से आएगा, लेकिन एक बात नोट कर लें और जहन में बिठा लें बच्चों कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फ्रिंज पैटर्न कुछ ऐसा था और बहुत सी स्लिट्स का एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उनका फ्रिंज पैटर्न कुछ ऐसा होगा। सारे मैक्सिमस वहीं बनेंगे लेकिन ये मैक्सिमा पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा शार्प होंगे। तो स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। आपने देखा मैंने अभी तक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की है, ठीक है, मैंने अभी व्हाइट लाइट की मैंने बात भी नहीं की, तो उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो आज सबसे पहली चीज जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि आज का आर्टिकल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कैसे डिफरेंट है। तो उसके कैसे डिफरेंट है जी, हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट्स थी और आज का जो हमारा आर्टिकल है उसमें बहुत सी स्लिट्स हैं। अब ये बहुत सी स्लिट्स का फ्रिंज पैटर्न आप लोगों ने नोट कर लेना है और भूलना नहीं है, लेकिन मैं ऐसी कौन सी चीज लूं जिसके अंदर बहुत सी स्लिट्स हों? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, उसी को कहते हैं डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ऐसा ग्लास होता है जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी स्लिट्स होती हैं, 1 या 2 या 3 या 4 नहीं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। तो जरा देखिए स्टूडेंट्स, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उसको पहले डिफाइन कर देते हैं। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक और नाम भी याद रखिएगा, ग्रेटिंग ग्लास। तो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग या ग्रेटिंग ग्लास क्या होता है? डाइफ्रैक्शन grating is a type of glass, ठीक है, ये ग्लास होता है, शीशा होता है, on which there are number of मतलब बहुत ज्यादा, number of very small parallel equidistant slits are mechanically ruled। याद रखिएगा डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ग्लास होता है लेकिन उस ग्लास के ऊपर नंबर ऑफ बहुत ज्यादा छोटे छोटे पैरेलल इक्विडिस्टेंट स्लिट्स होती हैं जो उसके ऊपर मैकेनिकली बनाई जाती है। मैकेनिकली कैसे बनाई जाती है मैं बताता हूं। ये देखिए जी, ये हमारे पास एक ग्लास है और ये ग्लास में ये एक स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। यहां तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी दिखाई है लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा स्लिट्स होंगी। ये कैसे बनाई जाती हैं जरा इमेजिन करें, ये मेरे पास एक ग्लास है और मैं इस ग्लास के ऊपर छोटे छोटे स्क्रैचेस डाल देता हूं। ये स्क्रैचेस जो हैं ये स्लिट के तौर पर, रुकावट के तौर पर काम करेंगे और इन 2 स्क्रैचेस के दरमियान ये जो जगह है इसमें से जब लाइट पास करेगी तो हम कहेंगे ये लाइट इस स्लिट में से पास कर रही है। तो ये हमारे पास मैकेनिकली इसके ऊपर कैसे स्लिट्स बनाते हैं ये मैंने आपको दिखाया। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने नोट की कि स्पेस बिटवीन scratches, space between scratches will act as slit। और फिर स्टूडेंट्स एक आखिरी बात, आप सोच रहे होंगे कितनी लाइंस होंगी इसके ऊपर, तो बताता चलूं आप लोगों को 400 to 5000 लाइंस। और ये पूरी डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर नहीं बल्कि 1 सेंटीमीटर में इतनी लाइंस हैं। जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट, 5000 लाइंस इन 1 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर का आप स्ट्रिप लें तो 1 लाख स्लिट्स होंगी उसके ऊपर। तो याद रखिएगा 400 to 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर।
ये सारा इंट्रोडक्शन किसका दे दिया मैंने आपको? डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग या ग्रेटिंग ग्लास का। याद रखिएगा, अगर आप ग्रेटिंग ग्लास को देखेंगे तो वो एक नॉर्मल ग्लास लगेगा और आपको तब तक नहीं पता चलेगा इसके ऊपर स्लिट्स हैं जब तक आप इसमें से लाइट ना पास करें। और जब लाइट पास करें और आपके पास आगे यंग्स एक्सपेरिमेंट जैसा पैटर्न बने लेकिन बहुत शार्प बने, फिर आप कहेंगे कि ये ग्रेटिंग है। क्योंकि इसके ऊपर स्लिट्स इतनी ज्यादा तादाद में है तो वो इतनी छोटी होंगी कि उनको आम आंख से देखना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये सारा तारुफ जो है वो बेसिकली आपके पहले पैराग्राफ में है और इन पैराग्राफ में ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैंने अभी आप लोगों के सामने डिस्कस किए वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। अब जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि मजीद इसको पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें हमें देखनी है। देखिए स्टूडेंट्स, एक और डेफिनेशन है जिसे हम बोलते हैं grating element. Now what is grating element? ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है जरा देखिए, हमारे पास दो स्लिट्स के दरमियान जो ये डिस्टेंस है जिसे मैं d बोल रहा हूं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। तो याद रखिएगा, व्हाट इज ग्रेटिंग एलिमेंट? डिस्टेंस between two adjacent slits। तो याद रखिएगा, हमारे पास दो बिल्कुल साथ वाली स्लिट्स के दरमियान जो फासला होगा उसे हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहेंगे। और ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? बहुत आसान तरीके से। ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होगा स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपको मालूम है कि टोटल कितनी स्लिट्स हैं, तो टोटल लेंथ भी मालूम होगी। आपने सिंपल क्या करना है, जो टोटल लेंथ है उसको नंबर ऑफ स्लिट्स से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में मैं कहूं तो कहूंगा कि इट कैन बी फाउंड, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग टोटल लेंथ, ग्रेटिंग कितनी बड़ी है, विद किससे डिवाइड करना है? विद टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स। तो जितनी स्लिट्स हैं उससे डिवाइड कर दें। यानी कि आसान अल्फाज में मैं अगर बोलूं तो ग्रेटिंग एलिमेंट यानी कि डी जो है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा एल टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय एन टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स। तो ये है हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड आउट करने का तरीका। आपको मालूम है ग्रेटिंग एलिमेंट यूजुअली बहुत कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ स्लिट्स बहुत ज्यादा है। जब ये आप डिवाइड करेंगे बहुत बड़ी वैल्यू से तो टोटल आंसर बहुत थोड़ा आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में जब कोई चीज बड़ी हो तो हमारे पास टोटल आंसर बहुत कम हो जाता है। तो ये जो ग्रेटिंग एलिमेंट के बारे में डिटेल है, ये डिटेल आपको इस पैराग्राफ में मिलेगी। स्टूडेंट्स, अब मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूं। ये डायग्राम क्या कह रही है जरा देखिए। ये वो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसकी बहुत से स्लिट्स में से मैंने कुछ स्लिट्स आप लोगों के सामने शो की हैं। अब जब लाइट इसमें से पास करेगी, लेकिन मैं ये सपोज करता हूं कि लाइट कौन सी है? प्योर रेड, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो जब ये रेड लाइट इसमें से पास करेगी तो आपको मालूम है कि यहां पर हमारे पास एक पैटर्न बन जाएगा। जरा देखें इस पैटर्न में, इस मैक्सिमा को देखें। यहां पर आपको मालूम है अगर ब्राइट मैक्सिमा बन रहा है तो आने वाली सारी वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। तो आइए मैं आपके सामने यहां पर हर स्लिट में से एक एक रे आपको दिखाता हूं और वो रे जो है वो इस लेंस में से गुजरकर इस पॉइंट पर इकट्ठी हो रही हैं। और क्योंकि इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि मैक्सिमा बन रहा है तो इसका मतलब ये सारी वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होंगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों कर रही हैं? जरा देखें स्टूडेंट्स, मैं इसको जानने के लिए बजाय रेज के आपके सामने वेव्स बनाता हूं। तो जरा देखिए, अगर मैं आपके सामने यहां पर यही एक्सपेरिमेंट रेज की बजाय वेव्स से करवाऊं तो फिर आपके पास ये पिक्चर कुछ इस तरह से दिखेगी। अब आप देख रहे हैं हमारे पास वो जो पॉइंट है जहां पर सारी वेव्स इकट्ठी हो रही हैं,
आप सारी वेव्स को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबके क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम ये देखें कि इस पॉइंट पर हमारे पास मैक्सिमा क्यों बन रहा है, तो इसका आंसर ये बन जाएगा कि हर वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर आ रहा है। लेकिन ये डेप्थ वाला आंसर नहीं है। अगर आप डेप्थ वाली रीजन देखना चाहते हैं तो उसकी रीजन आप इस तरह से देखें कि जस्ट इमेजिन करें ये सारी वेव्स ये डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहे हैं। देख रहे हैं आप देखें ये जो वेव 1 है ये तो बड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इससे ऊपर वाली वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उससे ऊपर वाली वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। मैं इनके ये जो पाथ लेंथ है उनका डिफरेंस मालूम करने के लिए मैं एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाता हूं। ये स्ट्रेट लाइन के अगर आप राइट साइड पर देखें तो सारी वेव्स एक जैसा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेव 2 जो है वो वेव 1 से कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो आप कहेंगे ये एक वेवलेंथ है। अब स्टूडेंट जरा तवज्जो करें, मैं इसी तरह से कंपैरिजन करूंगा, ये पाथ डिफरेंस देखता हूं। आप देखें वेव 1 के मुकाबले में वेव 2 ने पूरी एक वेवलेंथ एक्स्ट्रा ट्रेवल की। अब जरा देखें वेव 2 का वेव 3 से अगर मैं कंपैरिजन करूं, वेव 2 में यहां एक वेवलेंथ आ रही है और वेव 3 में यहां दो वेवलेंथ आ रही हैं, तो फिर इसने वेव 3 ने एक्स्ट्रा कितनी ट्रेवल की? एक वेवलेंथ। यानी वेव 2 और वेव 3 के दरमियान भी डिफरेंस एक वेवलेंथ का है। वेव 3 और वेव 4 को देखें जरा, वेव 3 में यहां पर हमारे पास दो वेवलेंथ आ रही हैं, वेव 4 में हमारे पास यहां पर तीन वेवलेंथ आ रही हैं। तो फिर वेव 3 के मुकाबले में वेव 4 ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया? पूरी एक वेवलेंथ। आप लोगों ने देखा कि वेव 1 और वेव 2 में एक वेवलेंथ का फर्क है, वेव 2 और वेव 3 में एक वेवलेंथ का फर्क है, वेव 3 और वेव 4 में भी एक वेवलेंथ का फर्क है। यानी कि मैं यह भी कह सकता हूं कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा क्यों बन रहा है? आम वजह क्या है? आम लोगों के लिए वजह यह है कि सारी वेव्स के क्रस्ट मिल रहे हैं। लेकिन जो खास वजह है जो आम लोगों को नजर नहीं आएगी वो यहां पर नहीं है, वो पीछे देखेंगे। वो देखेंगे कि हर वेव का दूसरी वेव से डिफरेंस कितना बन रहा है, तो आपका आंसर होगा एक वेव का। ये जो डायग्राम है ये मैंने वेव बनाई है, लेकिन आपकी बुक इन वेव्स की जगह रेज बनाएगी, और जब रेज बनाएगी तो आप देखेंगे वही डायग्राम बन जाएगी जो मैंने आप लोगों के सामने बनाई है। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने का मजा तभी है जब आप इसको वेव्स की फॉर्म में देखें। तो स्टूडेंट्स देखें वेव 1 जो है वेव 2 के साथ एक लैम्डा का डिफरेंस, वेव 2 का वेव 3 के साथ भी एक लैम्डा का, इसका लैम्डा है यहां से यहां तक, उसका 2 लैम्डा, तो डिफरेंस तो एक लैम्डा का हुआ। इसका 2 लैम्डा 3 लैम्डा डिफरेंस एक लैम्डा, 3 लैम्डा 4 लैम्डा डिफरेंस एक लैम्डा। इसका मतलब पॉइंट पी पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एक वजह यह हुई कि हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है वो पूरा पूरा लैम्डा बन रहा है हर वेव के दरमियान। और हमें यही जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमारी कैलकुलेशन करवाएगा। तो मैं अब यहां पर जो मैक्सिमा बन रहा है उसकी कैलकुलेशंस करके आपको बताऊंगा कि कहां पर मैक्सिमा बनेगा और क्यों बनेगा और कब बनेगा। तो आइए जरा स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस को। तो मैं यहां लिख देता हूं कि अब मैं क्या करवाने लगा हूं जी, डेरिवेशन फॉर मैक्सिमा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने डायग्राम में डिस्कस किया, स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, बजाय मैं 1 2 3 सारी वेव्स को कंपैरिजन करूं, हमें समझ तो लगे सब में एक ही वेवलेंथ का फर्क है, तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ दो वेव्स को कंपेयर कर लेता हूं, वेव 1 और वेव 2। जरा देखें वेव 1 जो है वो यहां से यहां तक है, वेव 2 जो है वो यहां से यहां तक है। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस वेव 2 ने कवर किया। तो मैं ये जो आपके पास बन रही है ना ट्राइंगल ये वाली, इसको यहां बड़ा करके दिखा देता हूं। ये देखिए, तो ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक डी डिस्टेंस था, स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस वो ये है, और इसी तरह से ये जो है हमारे पास ये ए बी है, ये वो डिस्टेंस है जो उस वेव ने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, इसे मैं बोलूंगा पाथ डिफरेंस। याद रखिएगा ए बी क्या है, पाथ डिफरेंस, और ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि मैक्सिमा बनना है या मिनिमा बनना है। तो जरा तवज्जो करें स्टूडेंट्स, यहां पर
क्योंकि मैक्सिमा बन रहा है तो मैं कहूंगा पाथ डिफरेंस मैंने कितना देखा था, हर दो वेव्स के दरमियान लैम्डा। फिलहाल हम 1 और 2 के दरमियान लैम्डा की बात करते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देख लें। ये ट्रायंगल मैं आपके सामने दोबारा बना देता हूं एक दफा। नाउ स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास पॉइंट ए और ये है उसी ट्रायंगल का पॉइंट बी, और ये वो ट्रायंगल है जो मैं आप लोगों के सामने बना रहा था। ये है डिस्टेंस डी, दोनों स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस। ये ए बी है, पार्ट डिफरेंस है, और आपको मालूम है ये इस केस में लैम्डा था क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये एंगल याद रखिएगा, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा था। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, थीटा के सामने जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 के सामने जो हमारे पास होता है वो हाइपोटेनस कहलाता है। तो आप जरा तवज्जो कीजिएगा, इस लिहाज से हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। आपको मालूम है इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या है? लैम्डा इस केस में, फिलहाल मैं ए बी लिख देता हूं। और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस जो है वो डी है। तो हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर हुआ? ए बी ओवर डी। तो ए बी किसके बराबर हुआ? ए बी बराबर हुआ डी साइन थीटा। अब ए बी क्या है? ए बी दोनों वेव्स के दरमियान डिफरेंस है, जिसे मैंने क्या बोला? पाथ डिफरेंस। और आप लोगों ने अभी देखा कि मैंने आप लोगों को जो डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम में जब सारी वेव्स आपस में मिल रही हैं तो वेव 1 और वेव 2 में जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस वेव 2 ने ट्रेवल किया है वो एक पूरी वेवलेंथ का है। इसी तरह से वेव 2 और वेव 3 में भी मैंने आपको बताया कि वेव 2 के मुकाबले में वेव 3 ने एक पूरी वेवलेंथ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की। तो पाथ डिफरेंस हर दो वेव्स का कितना बन रहा है? एक पूरी वेवलेंथ लैम्डा बन रहा है। तो यहां पर ए बी जो है वो लैम्डा आ जाएगा। तो हमारे पास लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? डी साइन थीटा। या डी साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा के। ये आ गई इक्वेशन फॉर मैक्सिमा। लेकिन ये मैक्सिमा वहां बनेगा जहां पर हमारे पास दोनों वेव्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो पूरी एक वेवलेंथ का होगा, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। स्टूडेंट्स, अगर आप इमेजिन करें इसके बिल्कुल ऊपर जो हमारे पास एक मैक्सिमा बनेगा, आइडेंटिकल मैक्सिमा, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हर दो वेव्स के दरमियान जो डिफरेंस बनेगा वो पूरी एक वेवलेंथ का होगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन मैंने भी आप लोगों के सामने डिराइव किया है ये इन दोनों मैक्सिमा के लिए है। अब जरा स्टूडेंट्स तवज्जो करें, ये जो बिल्कुल दरमियान में मैक्सिमा है, जरा अगर यहां पर हम वेव्स को लेकर जाएं तो आप देखेंगे जब वेव्स यहां पर मिलेगी तो यहां पर हमारे पास क्योंकि मैक्सिमा बनना है तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ही आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स जो तवज्जो करने वाली बात है वो ये है कि सारी वेव्स ने एक जैसा डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि ये जो दरमियान वाला मैक्सिमा है इसमें पाथ डिफरेंस तो है ही नहीं। यानी कि अगर पाथ डिफरेंस ना हो, यानी कि जीरो हो, तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेकिन ये जो हमारे पास मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि ये मैक्सिमा तब बना है जब वेव्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो जीरो है, इसलिए इसे बोलेंगे जीरो ऑर्डर इमेज। अब जरा स्टूडेंट्स तवज्जो करें, इससे ऊपर के जो दोनों इमेज है वो तो मैंने आपको बताया क्यों बने थे, क्योंकि वहां जब वेव्स मिली थी तो उनके दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा था। तो इन दोनों को मैं बोलूंगा ये फर्स्ट ऑर्डर इमेज है, क्योंकि यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा इस वजह से बन रहा है कि वेव्स के दरमियान पूरी एक वेवलेंथ का फर्क है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जरा तवज्जो करें, अगर मैं इनसे ऊपर दो पॉइंट्स लेता हूं, उनमें से एक पॉइंट को हम चेक करें तो जब इस पॉइंट पर वेव्स मिलेंगी तो आप चेक करें अगर हमारे पास सारी वेव्स जो हैं वो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है, यानी यहां भी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसकी असल वजह जाने तो आप वेव्स के पीछे से देखें कि वहां पर हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना है। तो उसके लिए अगर मैं लाइन एक ड्रॉ करूं तो जब ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो आप देखें इस वेव के दरमियान जो वेव 1 है और वेव 2 के, वेव 2 ने एक्स्ट्रा दो वेवलेंथ ट्रेवल किए, और वेव 2 के मुकाबले में अगर आप वेव 3 को कंपेयर करें तो उसने भी दो वेवलेंथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किए, और वेव 3 के मुकाबले में अगर वेव 4 को कंपेयर करें तो उसने भी 2 एक्स्ट्रा वेवलेंथ ट्रेवल किए। इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि अगर सारी वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस पूरी दो वेवलेंथ का हो
फिर भी हमारे पास मैक्सिमा ही बनता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा स्टूडेंट्स? हम लोगों ने ये सीखा कि मैक्सिमा तब बनेगा जब हमारे पास या तो पाथ डिफरेंस जीरो हो, यानी कि बिल्कुल दरमियान में, बोलेंगे उसको जीरो ऑर्डर इमेज, या पाथ डिफरेंस एक पूरी वेवलेंथ का हो, लेकिन उन मैक्सिमा को बोलेंगे हम कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इमेज है, या फिर हमारे पास पाथ डिफरेंस पूरी दो वेवलेंथ्स का हो जाए, लेकिन इनको बोलेंगे कि ये मैक्सिमा सेकंड ऑर्डर इमेज है, एंड सो ऑन। और इसी तरह से हम देखेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि यहां मैंने लैम्डा पुट किया, ये हर मैक्सिमा की इक्वेशन नहीं है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की इक्वेशन है। तो अगर किसी भी ऑर्डर की आपने फाइंड आउट करनी है तो आप इक्वेशन d sin थीटा इज इक्वल टू, अगर सेकंड ऑर्डर करनी है तो 2 लैम्डा आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर करनी है तो 3 लैम्डा आ जाएगा, 4 ऑर्डर के लिए 4 लैम्डा, 0 ऑर्डर के लिए 0 लैम्डा यानी 0। यानी कि मैं कह सकता हूं भाई आप इधर ना n लगा दो और n की वैल्यू डिफरेंट पुट करते जाओ। 0 पुट करोगे तो इधर 0 हो जाएगा 0 ऑर्डर, प्लस या माइनस 1 पुट करोगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि 1 लैम्डा बन जाएगा, और अगर 2 पुट करोगे तो 2 लैम्डा तो सेकंड ऑर्डर। तो आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ और आपके पास डिफरेंट आ जाएगा आंसर। ये हमारे पास इक्वेशन मैक्सिमा की है, लेकिन ये किसी एक मैक्सिमा की नहीं है, ये जनरल इक्वेशन फॉर ऑल ऑर्डर्स ऑफ मैक्सिमा, हर ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस बड़े से पैराग्राफ के अंदर दिखाई देगी, जिसमें वो जीरो ऑर्डर की भी बात करेगा। और जब वो जीरो ऑर्डर की बात करेगा तो वो बोलेगा ये जीरो ऑर्डर कहां बनता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब जब लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाकर सेंटर पर जो इमेज बनाती है उसे जीरो ऑर्डर इमेज कहते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट ऑर्डर इमेज की भी बात करेगा, सेकंड ऑर्डर इमेज की भी बात करेगा, और ये नीचे पार्ट डिफरेंस की बात भी करेगा कंक्लूजन में कि हमारे पास पार्ट डिफरेंस 0 होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। जब ये होगा तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी मैक्सिमा बनेगा। स्टूडेंट्स, अब ये इक्वेशन भी आपको एंड पर नजर आ गई। तो यहां तक तो हम पहुंच गए डेरिवेशन में। अब आप सोच रहे होंगे ये लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है। ये लास्ट पैराग्राफ में अब वो डायफ्रैक्शन को स्टडी करेगा, लेकिन व्हाइट लाइट की डायफ्रैक्शन को। जरा तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो अब मैं डायफ्रैक्शन स्टडी करूंगा ऑफ व्हाइट लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्रेटिंग। कि ग्रेटिंग में अगर मैं व्हाइट लाइट डालूं तो क्या होगा। आपको मालूम है ना, अभी तक मैंने कौन सी लाइट ग्रेटिंग पर एल्यूमिनेट की है। आपको मालूम है कि वो हमारे पास सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट थी। मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल वेवलेंथ है। अब हम व्हाइट लाइट एंटर करने लगे, और व्हाइट लाइट जो है वो सिंगल वेवलेंथ नहीं, वो तो 7 वेवलेंथ्स का मिक्सचर है। स्टूडेंट्स, मजे की बात यह है कि अगर आप व्हाइट लाइट को स्टडी करना चाहते हैं तो इसका बहुत आसान तरीका है। आप हर कलर को अलग-अलग स्टडी कर लो तो आपके पास आप व्हाइट लाइट भी आ जाएगी। स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिएगा। अभी तक मैं आपको रेड की एग्जांपल देता रहा हूं। आइए रेड की एग्जांपल देखते हैं। अगर रेड लाइट जो है वो ग्रेटिंग पर फेंकी जाए तो आपके पास इस तरह का पैटर्न बनेगा। ठीक हो गया जी, ये तो हमें मालूम है। लेकिन आपसे मैंने एक बात अभी तक छुपाई है, और वो बात ये है कि हमारे पास शुरू के मैक्सिमा तो शार्प होंगे, लेकिन जो एंड वाले मैक्सिमास है ना, ये थोड़े से हमारे पास स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। उसकी वजह पता है क्या स्टूडेंट्स? उसकी वजह यह है कि आपके ये जो एंड वाले पॉइंट्स हैं ये ग्रेटिंग से ज्यादा दूर हैं, तो लाइट यहां तक जाते जाते ज्यादा फैल चुकी होगी। इस वजह से आप याद रखिएगा, जब रियलिटी में आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो दरमियान वाले जो हमारे मैक्सिमा है वो ज्यादा शार्प, और एंड वाले जो मैक्सिमा हैं वो थोड़े से ज्यादा जो है वो स्प्रेड हो चुके होंगे, फैल चुके होंगे। एक बात तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरी बात आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, जरा तवज्जो कीजिएगा। हमारे पास जितनी वेवलेंथ बड़ी होगी उतनी फ्रिंज स्पेसिंग भी ज्यादा होगी। याद रखिएगा, ये दोनों का डायरेक्ट रिलेशन। बड़ी वेवलेंथ ज्यादा फ्रिंज स्पेसिंग, छोटी वेवलेंथ की फ्रिंज भी करीब करीब होंगी। अगर आपको यह बात समझ में आती है और इसको दिमाग में बिठा लेते तो अगला काम बहुत आसान है। जरा स्टूडेंट्स तवज्जो करें, मैं व्हाइट लाइट की बात कर रहा हूं। मैं व्हाइट लाइट की बात नहीं करूंगा, मैं व्हाइट लाइट के अंदर हर कंपोनेंट की इंडिविजुअल बात करूंगा। आपको मालूम है व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन सबका मिक्सचर हमें व्हाइट नजर आता है। व्हाइट असल में कोई कलर नहीं होता, ये सिर्फ परसेप्शन होता है, दिमाग उसको व्हाइट हमें दिखाता है, एक्चुअली वो ये सारे कलर इकट्ठे होते हैं। अब जरा तवज्जो करें, अगर आप देख रहे हो तो मैंने
जो रेड है ना उसकी वेव बड़ी बनाई है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप रेड से ग्रीन येलो ब्लू की तरफ जाएं तो आप देखते हैं कि जो वेवलेंथ है वो छोटी होती जा रही है। इसका मतलब हमारे इस पूरे स्पेक्ट्रम में रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम है, और ब्लू और वायलेट इंडिगो वगैरह की। अब जरा तवज्जो करें स्टूडेंट, अगर मैं सबका स्पेक्ट्रम बनाऊं, जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, पहले रेड का बनाता हूं। रेड को मैंने पास किया, रेड का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से बन गया। आप देख रहे हैं स्पेसिंग बहुत ज्यादा है और एंड वाली जो है वो फ्रिंजेस जो है वो थोड़ी सी फैली हुई है, वो मैंने आपको रीजन बता दी। इस पैटर्न को अलहदा कर लें। अब आप जो है ना रेड के अलावा दूसरे कलर्स जो हैं वो एंटर करें। मिसाल के तौर पर ऑरेंज एंटर करें। जब आप ऑरेंज एंटर करेंगे तो ऑरेंज की वेवलेंथ रेड से थोड़ी सी कम है, तो मैंने बताया इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रिंज जो है वो भी थोड़ी सी करीब करीब होंगी। ये पैटर्न होगा हमारे पास ऑरेंज का, इसको भी अलग कर लें। और फिर आप क्या करें कि आप येलो पुट करें। जब आप येलो लाइन पुट करेंगे और वेवलेंथ कम है येलो की, तो फिर हमारे पास जो फ्रिंज बनेगी वो और करीब करीब होंगी। और फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स आप ये रिपीट करते जाएं पूरा फिनोमिना, तो आपके पास हर कलर की फ्रिंज स्पेसिंग छोटी होती जाएगी। अब ये सब कलर का अलग अलग रिजल्ट है। जब मैं व्हाइट लाइट एंटर करूंगा तो आपको मालूम है ना, जब व्हाइट लाइट एंटर होगी तो एक्चुअली ये सातों कलर इकट्ठे एंटर होंगे। ये अब मैं सारे कलर्स को इकट्ठे करने लगा हूं, जरा तवज्जो कीजिएगा। जब ये सारे कलर्स इकट्ठे होंगे, मिड पॉइंट देखें सबका, सबका मिड पॉइंट जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो यहां ये सारे कलर्स इकट्ठे होंगे, ये तो बन जाएगा व्हाइट। लेकिन बाकी सारे आप देख रहे हैं कलर्स फैले हुए हैं, यानी कि जब हम व्हाइट लाइट एंटर करेंगे तो बिल्कुल दरमियान में व्हाइट मिलेगा, क्योंकि ये बता रहा है कि यहां सारे कलर्स ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है। और उससे आगे हमें फिर रेनबो कलर्स नजर आएंगे। और याद रखिएगा ये रेनबो कलर्स में जो रेड है वो आउटर एज पर होगा और जो हमारे पास ब्लूइश कलर्स हैं वो इनर एज पर होंगे। और फिर आप लोगों ने मजीद बात नोट की, जब आप इससे अगली रेनबो देखेंगे सेकंड ऑर्डर इमेज, तो वो आपके पास और ज्यादा फैला हुआ है। और आपकी बुक भी एंड पर कह रही है कि इन हायर ऑर्डर्स कलर्स आर मच सेपरेटेड, ज्यादा दूर दूर होंगे। तो हमने क्या सीखा कि जब ग्रेटिंग पर व्हाइट लाइट एंटर होती है तो व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे प्रिज्म में होती थी। तो यहां पर भी व्हाइट लाइट जो है वो अपने कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। क्या ये फिनोमिना कभी आप लोगों ने देखा? यस स्टूडेंट्स, ये फिनोमिना आप लोगों ने सीडीज में देखा होगा। सीडीज में आपको इस तरह से कलर लेन्स नजर आती हैं। उसकी वजह यह है कि सीडी ऊपर से बहुत स्मूथ नजर आती है, लेकिन इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे जो है वो स्लिट्स होती हैं 0.5 माइक्रोमीटर की। और ये वजह है कि लाइट जब इसमें से गुजरती है तो ये एज ए डाइफ्रैक्टिंग ग्लास काम करती है, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के तौर पर काम करती है, और हमारे पास लाइट जो है वो अपने कलर्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है और हमें इस तरह की कलर लेन्स नजर आती हैं। स्टूडेंट्स, ये बात आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन में लिखी हुई है। और ये जो व्हाइट लाइट का बिहेवियर है ये लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, और वो सारी बातें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। बस आप लोगों ने लिखना खुद है, क्योंकि मैंने ज्यादा फोकस किया एक्सप्लेन करने में, क्योंकि बुक ने जिस तरह से लिखा है सिर्फ आप लोगों ने हेडिंग डालनी है और आपका ये रेडी हो जाएगा क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट में ये फिगर भी देख लें। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर इमेज है उसमें कलर्स ज्यादा करीब करीब हैं, लेकिन सेकंड ऑर्डर में कलर्स जो है वो और दूर दूर हो गए क्योंकि कलर्स ज्यादा सेपरेट हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का समझ में आया होगा कि किस तरह से इसका डबल स्लिट इंटरफेरेंस से ताल्लुक है भी और डिफरेंस भी है। तो स्टूडेंट्स, आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।